हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 26। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने 25 प्रैक्टिस सेट देख लिया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 40 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो लोग नहीं देखे हैं, परीक्षा बहुत नज़दीक है, सारे वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, जितना भी वीडियो आप देखना चाहते हैं सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अवेलेबल है। आपका परीक्षा का तिथि बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए हम लोग कम समय को बर्बाद करते हुए और अपना लेसन को स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो डेली आता है, ये डेली आपका शाम के 7 बजे आता है। ठीक है, शाम के 7 बजे जीके जीएस झारखंड जीके का आता है और सुबह में 7 बजे आपका आता है जनरल साइंस का। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका पे है सामान्य अध्ययन से चालू होता है और सवाल पूछ रहा है कि निक्की जो है कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, निक्की कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है। देखिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन डी, जापान का। ये जो जापान है, यहाँ की जो शेयर मूल्य सूचकांक है जिसको निक्की के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? निक्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जापान आप लोग को सही आंसर करना है। अभी देखिए युद्ध चल रहा है और जब भी यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का नाम आता है तो जापान को जरूर याद किया जाता है। जापान को जरूर याद किया जाता है क्योंकि यही जापान है जहाँ पर परमाणु बम से हमला किया गया था। ठीक है, परमाणु बम से हमला किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए 52। हिरोशिमा और नागासाकी जगह का नाम था। दो अलग अलग दिनों में दो अलग अलग जगहों पर जो है बम विस्फोट करवाया गया था, परमाणु बम, जिसका खमियाजा आज भी वहाँ के लोग भुगतते हैं, जापान के लोग। और अभी फिर से लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार ना हो जाए, डर ये है क्योंकि जिस तरह से भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ में जो युद्ध हो रहे हैं, जिस तरह से मारा मारी लोगों के चल रहा है, बहुत ही डेंजर चीज़ है भाई, होने वाला है। खैर चलिए हम लोग को पहले नौकरी निकालने दीजिए, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हो रहा है, अभी हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 का विद्रोह आप लोगों को याद है ना? तो यहाँ पर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो पूरा देश भड़क उठा था विद्रोह में, लेकिन ऐसे में एक जगह था बिहार का जो अप्रभावित रहा, मतलब कि वहाँ पे प्रभाव पड़ा होगा लेकिन हमको लगता है कि नहीं के बराबर पड़ा होगा, समझे? और ये जो आपका जगह था, ये था आपका मुंगेर। बिहार का जो मुंगेर है 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा, जबकि आरा हो गया, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद, ये सारे जो क्षेत्र थे ना, ये बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया था, प्रमुख केंद्र थे किस चीज़ का? 1857 का विद्रोह का। लेकिन मुंगेर में बिल्कुल भी विद्रोह नहीं हुआ था, तो आंसर भी करिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र बहुत बार नाम इसका चेंज हुआ, ठीक है, तो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? पुस्तक का नाम आपको बताना है और इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन सी, इंडिका। ठीक है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन जो है पाटलिपुत्र का सुंदर वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, इंडिका जिसका नाम है। और यहाँ पर जो है नगर प्रशासन का अपना श्रेणीबद्ध संगठन था और इसी में जो है सारा कुछ वर्णन इसमें मिलता है। अगला सवाल देखिए 54। कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था? करेक्ट आंसर इसका करेंगे 54 का ऑप्शन बी, शाहबाद। ठीक है, कुंवर सिंह जो बिहार के आरा जिले के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे, जिन्होंने जो है शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित किया था। बहुत ही पावरफुल आदमी थे, जमींदार थे। ठीक है, क्या थे? जमींदार थे। उस टाइम बहुत सारे लोग पावरफुल आदमी थे, अपना अपना राज चलाते थे, है ना। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण हर जगह देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का एक चौक चौराहा मूर्ति लगा हुआ है, झारखंड बिहार कहीं भी जाइएगा। तो ये जो जयप्रकाश नारायण थे, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता की पहचान मिली, प्रमुख नेता की पहचान मिली, वो कब मिली, कौन सी घटना की वजह से मिली, समझे? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख था इसमें। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिला था। और इस आंदोलन के दौरान जो है आंदोलनकारी भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर के भी आंदोलन का संचालन कर रहे थे, जिसमें से प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक और भी बहुत सारे लोग थे जो अंडरग्राउंड होते हुए भी और भारत छोड़ो आंदोलन को ये जो है चला रहे थे, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग 56।
सवाल है पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। पटना की बात हो रही है, समय की है 1930। तो 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो पटना में किया गया वो किया गया था अंबिका कांत सिंह के द्वारा। ठीक है, अंबिका कांत सिंह अब आंसर करिएगा। कुंवर सिंह के बारे में तो आप समझ ही गए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो जानते ही हैं, प्रथम जो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। अभी दो प्रश्न ऊपर आपने देखा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। अब इनको जो है ना भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न। ठीक है, बहुत कम ही लोगों को मिलता है ये। और इनको जो सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण को 1999 में। कब, 1999। यहाँ पे आंसर करिएगा आप लोग। उसके बाद अगला सवाल देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन सी जगह पर है, नैनीताल जिला में। और ये जो है सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय पर्वतमाला के तलहटी में स्थित है। और जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, उत्तराखंड। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के कौन सा जिला में, तो नैनीताल जिला में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के लिए, संरक्षित जगह के लिए ये जो है ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। नर्मदा नदी, आपको आंसर करना है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। और यह जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराज तहसील में आता है। और अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में से एक को गिना जाता है। अगला सवाल है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है। कौन सा रेखा पर जो है दिन रात बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, विषुवत रेखा। प्रत्येक वर्ष में जो है 2 दिन यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध पर विषुवतीय रेखा पर होने के कारण जो है 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। और खगोलीय घटना के बाद दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश कर जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें बड़ी होने लगेंगी। ये लॉजिक यदि आप समझ गए तो कभी भी कन्फ्यूज आप नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए 61, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी आपको आंसर करना है। 62 नंबर देखिए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है। मान के चलिए राष्ट्रपति भी कहीं चले गए, उपराष्ट्रपति भी कहीं चले गए। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्थान पर कौन कार्य करेंगे, तो 62 का आंसर क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी अगर दिन उपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, मतलब कि उनका कार्य वो कर सकते हैं। ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसे। अगला सवाल देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, आपको आंसर करना है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। और यह जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं सुंदरेश्वर और सुंदर ईश्वर के रूप में, एवं उनकी भार्या देवी यानी कि पार्वती, मीनाक्षी या फिर मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। समझ गए, मीनाक्षी मतलब कह सकते हैं कि पार्वती का मंदिर और शिव का मंदिर है, समझे। और ये मदुरई में आपका स्थित है। क्लियर, और मदुरई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। अगला सवाल देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, आंसर करना है 1565 ईस्वी में। समय था 23 जनवरी 1565। दक्कन के सल्तनत जो थे और विजयनगर साम्राज्य के जो है इसको बीच में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, समझे। इसका नाम क्या पड़ा, तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ, 1565 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए 65, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था। 65 का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, भद्रबाहु के। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार से चंद्रगुप्त जो है अपने अंतिम दिनों में जो है पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए थे। और उन्होंने स्वामी भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया था। सवाल आपको पूछा जाएगा, सेम सवाल आपको आंसर कर देना है एकदम बिल्कुल से। 66 का देखिए 66, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 66, अमर्त्य सेन
इनको जो मिल गया वो 1998 में। कब मिला? 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए 67, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जो चाय हम लोग जो पीते हैं ना, उसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो 67 का आप आंसर करिए ऑप्शन सी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए 68, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे आप लोगों को पता है ना? ये जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका मौत जो है संदेहास्पद स्थिति में हो गया था। कहाँ पर? ताशकंद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ की पीएम बनी थी, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। तो अभी तक सवाल है क्यों डेथ हुआ, क्या कारण से हुआ, तो अभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, राजनीति में हम लोग को घुसना नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, इसका आपको आंसर करना है, और इसका आंसर करना है ऑप्शन ये, ठीक है, विजय घाट। क्लियर हो गया? देखिए आपको एक दो लोगों का और जो है आपको बता देते हैं समाधि स्थल के बारे में। जैसे कहीं आपको मिलेगा राजघाट, तो महात्मा गांधी जी का दिल्ली में स्थित है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। वीरभूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। ये सभी जो है समाधि स्थल को आप लोग याद रखिएगा, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 69 सवाल पूछ रहा है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये जो फतेहपुर सिकरी है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। फतेहपुर सिकरी जो है एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था, और वर्तमान में जो है यह आगरा जिला में एक नगर पालिका बोर्ड है, और यह उत्तर के भारत यानी कि जो है यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ के जो मुगल साम्राज्य ने अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था, और इसे खाली कर दिया गया था शायद पानी की कमी के कारण से, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण करवाया गया था फतेहपुर में अकबर के द्वारा करवाया गया था। इतना कहानी सुन के सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 70 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? अब इसका आंसर आपको करना है। अब अगर ये संविधान पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, सबको आंसर पता होगा। भाग 2 में, भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है, और इसका भाग में अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक लेकर के नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आप लोग पढ़िएगा, भारत की नागरिकता के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। लूसेंट में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ध्यान रखिएगा, सवाल उल्टा है। कहीं कहीं पूछ देगा कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करता है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। आंसर आप लोग को करना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती कभी भी। पश्चिम से बहने वाली कई नदियाँ की, जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, पेरियार नदी हो गया, दरार वाली घाटियों से गुजरती है सारी, ठीक है, और ये लोग डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। अगला सवाल देखिए, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जो संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? आंसर करना है आपका ऑप्शन सी, 72 का अनुच्छेद 1, ठीक है, आर्टिकल 1 भाग 1। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, समझे। तो आपका ये बिल्कुल सिंपल और एकदम इजी वाला सवाल था। ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, तो समझे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण कौन से शासकों ने किया था? आपको आंसर करना है ऑप्शन ए, चंदेल शासक या फिर चंदेल वंश ने। चंदेल के जो राजाओं थे उसमें से 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के तक जो है मध्य में शासन किया, और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में इन्हीं चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था, समझे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
उसके बाद देखिए 74 और 74 देखिए बहुत सारे सवाल आपको ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी से आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल विस्तार में किसी भी चीज़ को पढ़े रहेंगे, समझे। हालांकि बहुत टफ परीक्षा में आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैट्रिक स्तर इंटरमीडिएट स्तर से सवाल रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे। सवाल देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप आंसर कर दीजिएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह डल झील से पूर्व में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर और 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है, ठीक है। अभी आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य अब नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29। अभी करंट में कितने हैं? 28, ठीक है। पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 2 बढ़ गए तो 9 हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सब चीज़ें वो लोग सभी लोग याद रखिएगा, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको सब पता है। 75 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? और 75 का जो आप आंसर करेंगे वो करेंगे राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था और उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के विरोध में पहला सत्याग्रह चलाया था। 3 कठिया, ठीक है, 3 कठिया। ये क्या था विद्रोह? तो यहाँ पर जो है ना नील का खेती, अंग्रेज जो है ना ज़बरदस्ती नील का खेती करवाते थे कि किसी भी किसान को कम से कम 3 कट्ठा में खेती नील का करना होता था, ठीक है। इसका और भी लंबा कहानी है, अगर यदि किन्हीं को विस्तार में पता होगा तो लिखिएगा 75 नंबर का 3 कठिया प्रणाली, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डेश दीजिएगा और लंबा कहानी अगर यदि जानते होंगे तो जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोग यहाँ पर पढ़ सकें। चलिए, उम्मीद है कि कम से कम 30-40 लोग तो इसका कमेंट जरूर करेंगे 75 नंबर का। कम से कम 50 लोग कमेंट करिए, तब जानेंगे कि हाँ हमारा वीडियो सही जगह पर जा रहा है, आप लोग को सही नॉलेज है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 76 सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसका आप आंसर करिए ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह ने बिहार में आरा जिले के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। 80 वर्ष के होने के बाद भी ये जो है अंग्रेजों से लड़ते थे, मतलब कैसे? माइंड से, ऐसा नहीं कि जाके लाठी डंडा से लड़ते थे, ठीक ना, लेकिन गजब का जोश इसके अंदर था। 77 नंबर सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, आंसर आपको कर देना है पटना, ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना शहर था और पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह आंदोलन मूल रूप से मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम पूर्वी भारत तक मध्य भारत में सक्रिय था, समझे। उसके बाद देखिए अगला सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 78 सवाल पूछ रहा है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग में को गिरफ्तार किया था वो कौन कौन थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल आप लोगों को पता है ना, तो बहुत सारे नेताओं को पकड़ करके हजारीबाग जेल में रखा जाता था और हजारीबाग में 2 नेताओं को पकड़ा गया था। कब? 9 अगस्त 1942, ठीक है। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और सभी को अलग अलग स्थानों में रखने का प्रयास किया गया था। इन नेताओं में शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, समझे। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 79 बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बिहार में तो बहुत सारी नदी हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बागमती, कमला, कोसी और फल्गु। आपको पता करना है कि उत्तर की ओर प्रभावित कौन सी नदी होती है, प्रवाहित, ठीक है, बहती है। तो 79 का आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे, फल्गु। फल्गु नदी जो है बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है।
यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और यह गंगा की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? फल्गु नदी। अगला सवाल देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? 80 नंबर का आप आंसर करिए। खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को 13 जुलाई 1908 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। खुदीराम बोस बहुत ज़्यादा उम्र के व्यक्ति नहीं थे। अगला सवाल देखिए, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर करेंगे लाल त्रिकोण। ठीक है, लाल त्रिकोण करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और ऑप्शन है, जैसे सफ़ेद झंडा। आप बहुत जगह देखेंगे देश में सफ़ेद झंडा लगाया रहता है। तो जो सफ़ेद झंडा है, वाइट फ्लैग जो है, ये संधि या फिर समर्पण का प्रतीक है। ठीक है, हमारे भारत में अभी तो नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल त्रिकोण आपको बता दिए परिवार नियोजन का प्रतीक है। उसके बाद देखिए लाल प्रकाश। ठीक है, लाल प्रकाश बहुत जगह मिलता है। लाल प्रकाश रेड लाइट खतरा या फिर यातायात को रोकने के लिए प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। समझे? तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 82। सवाल क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी? अब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज्य की मांग की गई? आंसर करेंगे कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। पहली बार स्वराज्य की मांग कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, अगर यदि आपको पूछते कि पूर्ण स्वराज्य की मांग, तो 1929 में। कहाँ पे? लाहौर का अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अभी आपका पाकिस्तान में है। लेकिन पहला बार जो स्वराज्य की मांग की गई वो कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। उसके बाद देखिए 83 सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? और ये ज्वालामुखी जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय। 83 का आप आंसर करेंगे इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। ठीक है, माने कि लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा है ये। उसके बाद देखिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे 84 नंबर। 84 में है कि जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? 84 का आप आंसर करिए। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे में से जोजिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया। ये सारे कहाँ पर हैं? तो सारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, दर्रा के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 85। सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक हम जल्दी मांगते नहीं हैं, आप लोग करते भी नहीं हैं। अरे आप लोग लाइक करिएगा तब ना हमारा नमक रोटी चलेगा भाई साहब। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 85 का क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, आपातकाल 1976 में लागू हुआ था। याद है कि 1978 में इंदिरा गांधी का समय था, भारत में लग गया था आपातकाल। बहुत सारे लोग को जेलों में ठूंस दिया गया, लोग अपने मनमाने काम कर रहे थे। बहुत दयनीय स्थिति था भाई उस टाइम। ठीक है, बीजेपी उसी टाइम फला फूला और उसी टाइम पार्टी लोग बनाया और 2 सीट से 1982 में चुनाव जीता था। अभी बीजेपी पूरे विश्व में राज करता है। बीजेपी मतलब कहे तो मोदी जी। अगला सवाल देखिए 86 में क्या पूछ रहा है कि अच्छा चलिए यही प्रश्न हम लोग देख रहे थे ना, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 86 का हम लोग आंसर करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, युद्ध में या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 87 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो 87 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य जो है उत्तर प्रदेश हैं,
ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके बाद बिहार है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल 88 सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 88 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? अच्छा, समूह की जनसंख्या पूछ रहा था, यहाँ पे राज्य की स्पेशल जनसंख्या पूछ रहा था। चलिए आंसर समझ गए आप लोग। 89 देखिए, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उच्चाधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, खाली स्थान क्या कहलाती है? 89 का आपको आंसर करना है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, राजगमित्व। क्या करेंगे आंसर? ऑप्शन सी करेंगे 89। उसके बाद देखिए 90 नंबर सवाल आपका है कि साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 90 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, हांगकांग। ठीक है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग, इनका नाम है, को जो है उनको शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। समझे दोस्तों? तो सवाल कंप्लीट हो गया 40। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।